नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के 16वें दौरे पर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने 278 करोड़ रुपए लागत की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 14 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी का स्वरूप अब और दिव्य होता जा रहा है। प्रधानमंत्री इस बार के दौरे में एक बार फिर से न केवल मां गंगा को याद किया, बल्कि अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान मां गंगा की अविरलता और निर्मलता की उपलब्धियों को एक एक कर गिनाया। कहा कि मां गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रयासों के परिणाम भी दिखने लगे हैं। आप सभी ने मीडिया में आई उन खबरों को देखा होगा कि कैसे मछलियां, मगरमच्छ समेत अनेक जीव जंतु जीवनदायी मां गंगा में फिर से लौटने लगे हैं। कहा कि हाल में देश के अनेक वैज्ञानिकों की टीम ने गंगा जल का परीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मां गंगा में प्रदूषण के स्तर में भारी कमी आई है। नमामि गंगे का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्मल और अविरल गंगा का लक्ष्य नजदीक दिख रहा है। मां गंगा की निर्मलता के लिए सिर्फ धन की शक्ति ही काफी नहीं है, साफ नियत भी चाहिए। हम सब साफ नियत के साथ गंगा जी को स्वच्छ करने के अभियान में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान राम नाईक जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी श्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार के मंत्री श्रीमान सत्यदेव पचौरी जी और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, पूर्वांचल के महान शिल्पकार भाई लोगन के प्रणाम हो। देश दुनिया में अपने हाथ के हुनर का डंका बजावे वाले सभी बंधु भगिनी का बार बार अभिनंदन। पुरातन काल से काशी नगरी दुनिया के बाजार में स्थापित रहल हो, रेशम की साड़ी हो या हाथ का खिलौना, मेरी काशी सबसे आगे। जब पचौरी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे अतिथि के रूप में आए हैं। जी नहीं, मैं अतिथि नहीं रहा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे अपना बना लिया है। मुझे बताया गया है कि सिल्क, फैब्रिक, सूत, कपड़े और कालीन से जुड़े 11 जिलों के उद्यमी यहां आए हैं और थोड़ी देर पहले यहां लगे स्टॉल्स में मैं गया था। वहां से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। यहाँ कुछ लोगों को ऋण की सहायता भी मिल रही है और कुछ हस्तशिल्प बहन भाइयों को टूल किट भी दी गई है। आप सभी को भी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां वाराणसी और देश से जुड़े सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। इसमें वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट तो है ही, साथ में टेलीकॉम विभाग के देश भर के पेंशन धारक भाई बहनों को सुविधा देने वाली योजना भी शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं वाराणसी सहित सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां जितनी भी योजनाओं या परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, उन सभी के मूल में एक बात प्रमुख है और वो बात है जीवन आसान हो,
व्यापार कारोबार आसान हो, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जीवन भी सरल हो, सुगम हो और व्यापार कारोबार करना भी आसान हो। इन दोनों का आपस में जितना संबंध है, उतना ही विकास के इन तमाम प्रोजेक्ट का आपस में संबंध है। साथियों, सरकार मेक इन इंडिया के अभियान को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है। इसके लिए मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी तो छोटे और लघु उद्योगों का हब है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। यहां एमएसएमई सेक्टर परंपरा का हिस्सा है। मुरादाबाद की पीतल कला हो, भदोही की कालीन, बनारस का रेशम उत्पाद, यहाँ की साड़ी, आगरा का पैठा, मेरठ का खेल का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, गोरखपुर के टेराकोटा कला, प्रतापगढ़ का आंवला, श्रावस्ती की थारू कला, हर जिले में कुछ न कुछ अलग है, विशेष है, अनूठा है, जिसने यहाँ लोगों को रोजगार से जोड़ा है। यह कला को विस्तार देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना लाभकारी सिद्ध होने वाली है। साथियों, वाराणसी समेत ये पूरा पूर्वांचल तो हस्तशिल्प का हब है। कलाकारी चाहे कपड़े और कालीन में हो या फिर मिट्टी या धातु के बर्तन में, यहाँ के कण कण में कला बसी हुई है। वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े 10 उत्पादकों को तो जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण भी मिल चुका है। यहाँ करीब 60,000 हथकरघे हैं, करीब 70,000 पावरलूम हैं, करीब 1.5 लाख बुनकर इस कला को समृद्ध कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार इस कला को एक लाभकारी व्यवसाय में बदलने में जुटी है। उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कलाकारों को फंड की कमी ना हो, उनको अच्छी मशीनें, अच्छे औजार मिले, उनकी सही ट्रेनिंग हो, उनके प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग हो सके, सही दाम मिल सके, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये कला, ये परंपरा बनी रहे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं खुद भी देश के ऐसे 100 जिलों की मॉनिटरिंग रेगुलर बेस पे कर रहा हूं, जहां लघु उद्योग, एमएसएमई हमारी परंपरा का हिस्सा है। भाइयों और बहनों, जैसा कि बताया गया है कि इस सम्मेलन के दौरान करीब 2000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए जाना है। अब 2000 करोड़ रुपया कारोबारियों के हाथ में आना, ये अपने आप में आर्थिक विकास को कितनी गति देता है। यहां तमाम उद्यमियों के अलावा बैंकों के भी सभी महानुभाव मौजूद है। सब कुछ
मौके पर ही निपटाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि जिस लक्ष्य को लेकर इस दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया था, वो सपना आज हमारी आंखों के सामने पूरा होता नजर आ रहा है। आप सभी के लिए ये व्यापार, कारोबार और संवाद का माध्यम बने, यही इसके पीछे की सोच थी। साथियों, एक जनपद एक उत्पाद योजना का मकसद उत्पादन से लेकर बिक्री तक का संपूर्ण समाधान देना है। मैं आपको यहां बनारस के बुनकरों और शिल्पकारों का ही उदाहरण दूंगा। सरकार द्वारा उन्हें आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कच्चे माल के लिए सहायता दी जा रही है। पहचान, इस पहचान नाम से जो पहचान पत्र बुनकरों को दिया गया है, उससे बिचौलियों को हटाने में बहुत मदद मिली है। क्यों, बिचौलियों वाली बात पसंद नहीं आई? तकलीफ होती होगी ना, लेकिन तकलीफ झेल करके भी देश को बिचौलियों से बचाना है। इसके अलावा यहां बनारस में ही 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से मार्केटिंग के लिए बुनकरों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, मेघा कारपेट क्लस्टर में भी बुनकरों को आधुनिक लूम दिए गए हैं। बुनकरों के साथ साथ मिट्टी के काम से जुड़े शिल्पकारों को भी आधुनिक चाक दिए हैं, नई मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी मुझे एक हमारा शिल्पकार बता रहा था, आधुनिक चाक एक छोटे से टेबल पे लेके बैठा था, बर्तन बना रहा था। उसने कहा मुझे मुद्रा योजना से 10 लाख रुपया मिल गया। पहले धीरे धीरे कारोबार बंद हो रहा था, आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार फिर से इस कारोबार में आने लगे हैं। देखिए कैसे बदलाव आता है, और मैं उसके चेहरे पर चमक देख रहा था, उसको लग रहा था मेरी जिंदगी बदल गई। और जब उसके चेहरे की चमक देखता हूं तो मेरा चेहरा भी चमकता है। इन सारे प्रयासों के बीच आज जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, उस बहुमूल्य उपहार की सार्थकता तो हम सब लगातार देख रहे हैं। साथियों, सामान्य से सामान्य परिवार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के इस कार्य को हम निरंतर विस्तार दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे लाभार्थियों को भी यहां सहायता दी गई है जो एलपीजी गैस के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ना चाहते हैं। सरकार ट्रक खरीदने में ऐसे उद्यमियों की मदद कर रही है और तेल कंपनियां इनकी सेवाएं ले रही है। भाई और बहनों, सामान्य मानवीय का जीवन जब सरल और सुगम होता है तो व्यापार और कारोबार करना अपने आप में आसान हो जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और सरकारी प्रक्रियाएं व्यक्ति को उलझाने वाली ना हो, तब जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी। इसी संकल्प को लेकर बीते 4 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। मैं मनोज सिन्हा जी और उनके विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने टेलीकॉम विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी एक बड़ी अड़चन को भी आज दूर किया है। जीवन भर देश को सेवा देने के बाद पेंशन भोगियों को
जो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो मुश्किलें आती थी, उस प्रक्रिया को आसान करने का प्रयास किया गया है। संपन्न यानी सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन योजना आज लॉन्च हुई है। साथियों, अब पेंशन की स्वीकृति से लेकर निपटारे तक का काम खुद विभाग ही करेगा। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों की बचत तो होगी ही, पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। इससे करीब 11,000 करोड़ रुपए की पेंशन का समय पर भुगतान संभव हो पाएगा। पेंशन धारक अपनी पेंशन स्टेटस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ट्रैक कर पाएगा। पहले अलग अलग एजेंसियों के जुड़े होने की वजह से जो परेशानियां सामने आती थी, वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हल करने में कम समय लगेगा। इससे देश भर में पोस्टल विभाग के लाखों पूर्व कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। वैसे वाराणसी और पूर्वांचल वालों के लिए तो ये डबल बधाई, क्योंकि कंट्रोलर कम्युनिकेशन अकाउंट यानी सीसीए का सब ऑफिस वाराणसी में अब खोला जा चुका है। अब आपको पेंशन से जुड़े दस्तावेज जमा करने और दूसरी शिकायतों का निवारण करने के लिए बार बार लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए जो डाक विभाग की ये योजना आज लॉन्च हुई है, ये सरकार की सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मूलभूत हिस्सा है। यानी सरकार की प्रक्रियाएं कैसे सरल हो, सामान्य मानवी की पहुंच में हो, सरकार लगातार उस प्रयास को आगे बढ़ा रही है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश के जन जन के जीवन को आसान बनाने की कोशिश का ये हिस्सा है। आज जन्म प्रमाण पत्र से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक सरकार की सैकड़ों सेवाओं का बड़ी तेज गति से विस्तार हो रहा है। ईपीएफ, उसके ऑनलाइन ट्रांसफर या फिर निकासी की सुविधा तो पहले ही दी जा चुकी है। अब पेंशन जैसी व्यवस्थाओं को भी आसान किया जा रहा है। घर पर जाकर ही दिव्यांगों, वृद्धजनों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करने का काम आज चल रहा है। जीवन प्रमाण पत्र योजना से करीब 2.5 करोड़ पेंशन भोगियों को लाभ मिल चुका है। भाइयों और बहनों, सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए गांव-गांव, घर-घर तक बैंक की सेवा पहुंचाने में जुटी है। डाकिया ही आपके घर पर बैंक से जुड़ा लेन देन करेगा। इस व्यवस्था की तरफ सरकार ने कई कदम उठाए हैं और काम आगे बढ़ रहा है। अभी तक देश भर में करीब 25,000 पोस्ट ऑफिस ये सुविधा शुरू कर चुके हैं। बाकियों में भी बहुत ही जल्द बैंकिंग सेवा शुरू हो जाएगी। साथियों, बैंकिंग से लेकर जमीन से जुड़ी जानकारी से लेकर अपनी फसल, अपना उत्पाद ऑनलाइन बेचने तक की अनेक सुविधाएं आज ऑनलाइन है। देश भर में फैले 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स के नेटवर्क से गांव में भी ये सुविधाएं पहुंच रही है। इस नेटवर्क को बीते 4.5 वर्षों में तैयार किया गया है।
आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि बीते 2-2.5 वर्षों के दौरान ही भारत में इंटरनेट कनेक्शन में 65% की बढ़ोतरी हुई है और देश में 50 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन आज काम कर रहे हैं। शहरों में तो ये बढ़ोतरी हुई है, गांवों में भी तेजी से इंटरनेट का दायरा बढ़ा है। देश की लगभग 1.25 लाख पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं, जिसमें से सबसे अधिक करीब 29,000 उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। 29,000 गांवों में। आने वाले समय में जब देश के कोने कोने तक तेज इंटरनेट पहुंच जाएगा, तब डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया को नई शक्ति, नई पहचान देगा। साथियों, डिजिटल इंडिया अभियान से देश के आम नागरिकों की सुविधा तो बढ़ ही रही है, साथ ही ये भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी लेन देन में पारदर्शिता का साधन भी बन रहा है। पहले सरकारी विभागों की खरीदारी को लेकर किस प्रकार शक और शिकायतें सामने आती थी, अब केंद्र सरकार ने अपने विभागों के लिए खरीदारी की एक नई पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम GEM नाम से एक पोर्टल बनाया है और मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे कारोबारी भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसके माध्यम से देश का कोई भी छोटे से छोटा कारोबारी अपना प्रोडक्ट केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को सीधे बेच सकता है। इसका बड़ा लाभ सामान्य से सामान्य गृहिणियों से लेकर हमारे MSME से जुड़े उद्यमियों को हुआ है। साथियों, छोटे लघु मझले उद्योग यानी MSME के लिए तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म सिद्ध हो रहा है। हाल में ही MSME सेक्टर के लिए जो 12 दिवाली गिफ्ट का ऐलान किया गया था, उसमें जेम का एक बड़ा रोल है। बड़ी कंपनियों के पास छोटे उद्यमियों का पैसा न फंसे, कैश फ्लो न टूटे, इसके लिए केंद्र सरकार की सभी कंपनियों को जेम से जुड़ना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, डिजिटल सेवाओं की शक्ति के माध्यम से ही MSME को ऋण लेने में असुविधा ना हो, इसके लिए ऑनलाइन ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं। और आपको खुशी होगी, आप में से बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया होगा। सिर्फ 59 मिनट में, 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के ऋण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति देने का काम चल रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है। वरना 1 करोड़ का लोन लेना है तो पता नहीं कितने जूते घिस जाते होंगे। आज 59 मिनट में ये काम हो रहा है। साथियों, देश में MSME को सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि जितने भी MSMEs हैं, GST से जुड़े रहे हैं, उनको बैंकों से लोन लेने के लिए बहुत मशक्कत न करनी पड़े। वो ऑनलाइन इसको देख करके काम आगे बढ़ सकता है। सिर्फ GST और अपने रिटर्न के दस्तावेजों के माध्यम से या ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने के बाद बैंक खुद ही ऋण के लिए संपर्क करे। ये तमाम प्रयास देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे व्यापार और कारोबार में आसानी हो रही है, युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथियों, काशी और पूर्वांचल सहित संपूर्ण पूर्वी भारत में
आधुनिक सुविधाएं और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल बनाने का काम व्यापक स्तर पर चल रहा है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इससे घरों की रसोई से लेकर खाद कारखानों तक के लिए गैस मिलनी शुरू हो चुकी है। वाराणसी में भी इस सस्ती रसोई गैस की योजना से हजारों घर जुड़ भी चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, पश्चिम बंगाल हो, जगदीशपुर से हल्दिया तक करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसका पहला चरण तो बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। आने वाले 2-3 वर्षों में जब ये पाइपलाइन तैयार हो जाएगी तो गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल को, पूरे यूपी को बहुत लाभ इससे मिलेगा। लोगों को, महिलाओं को साफ और सस्ती गैस मिलेगी। सीएनजी से गाड़ियां चलेगी तो प्रदूषण कम होगा और युवा साथियों को उद्योगों के विस्तार से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, यहां आने से पहले मैं इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में भी गया था। ये सेंटर विज्ञान और तकनीक से खेती को लाभकारी बनाने की हमारी नीति का ही परिणाम है। यहां भारत के लिए धान से जुड़ी उत्तम किस्मों, बीजों और दूसरी तकनीकों पर शोध तो होगा ही, एशिया और दुनिया के दूसरा देशों के लिए भी यहां समाधान तैयार होंगे। साथियों, काशी में परिवर्तन अब दिखने लगा है। दिव्य काशी का स्वरूप अब और भव्य होता जा रहा है। आज भी बनारस के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट रास्तों को चौड़ा करने से जुड़े हैं और यहां के ऐतिहासिक आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों के सुंदरीकरण से भी जुड़े हैं। ये सारे कार्य काशी की सुंदरता को और निखारने वाले हैं। काशी वासियों के, काशी आने जाने वालों के जीवन को आसान करने वाले हैं। कई ऐसे कार्यों को भी किया जा रहा है जिन पर स्वतंत्रता से पहले थोड़ा बहुत काम हुआ था। भाइयों और बहनों, सरकार का प्रयास है कि काशी की आत्मा से छेड़छाड़ किए बिना हमारा ये चीर पुरातन शहर नई काया के साथ दुनिया के सामने आए। बाबा विश्वनाथ की असीम कृपा हम सभी पर रही है। हमारा ये कर्तव्य है कि जो काम माता अहल्याबाई होलकर ने करीब 200 वर्ष पूर्व किया था, उसको आज आगे बढ़ाने का हमें सौभाग्य मिला है। अनेक दशकों की उदासीनता के बाद बनारस के घाटों, यहां के मंदिरों के संरक्षण और सुंदरीकरण के कार्यों का आप जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका, काशीवासियों का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। यहां का सांसद होने के नाते मैं काशीवासियों के इस समर्थन से कृतज्ञ हूं। बाबा के चीर पुरातन स्थान की दिव्यता को भव्यता से जोड़ना भी हमारा दायित्व है, ताकि देश और दुनिया से आने वाला हर भक्त बिना किसी दिक्कत के अपने बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेक सके। ऐसी अनेक सुविधाओं का निर्माण हम सभी काशीवासी मिलकर के कर रहे हैं और इस काम को हम तेज गति से आगे बढ़ाना है। साथियों, इसी तरह मां गंगा की पवित्रता और अविरलता के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे खुशी है
कि हमारे प्रयासों के परिणाम भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। आप सभी ने मीडिया में आई उन रिपोर्टों को देखा होगा कि कैसे मछलियां, मगरमच्छ समेत अनेक जीव जंतु जीवनदायिनी मां गंगा में फिर से लौटने लगे हैं। हाल में देश के अनेक वैज्ञानिकों की टीम के गंगा जल के परीक्षण के बाद एक रिपोर्ट भी दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मां गंगा में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। नमामि गंगे का अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे निर्मल और अविरल गंगा का लक्ष्य नजदीक दिख रहा है। ये सब आप सभी काशीवासियों, गंगा के किनारे बसे हर व्यक्ति की इच्छा शक्ति और सहयोग से संभव हो पा रहा है। साथियों, जब पूरी पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, जन भागीदारी से सरकार काम करती है, तब सार्थक परिणाम अवश्य मिलते हैं। वरना आप तो साक्षी रहे हैं कि कभी गंगा एक्शन प्लान से लेकर गंगा बेसिन अथॉरिटी तक का न जाने कैसी कैसी योजनाएं बनाई गई। मां गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बहाए दिए गए। मां गंगा की निर्मलता के लिए धन की शक्ति ही काफी नहीं है, साफ नियत भी चाहिए। नियत साफ है तो गंगा भी साफ होना तय है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, साफ नियत के साथ गंगा जी को स्वच्छ करने के अभियान में जुटे हुए हैं। काशी के भाइयों और बहनों, प्रवासी भारतीय दिवस के लिए अब 2-3 हफ्ते ही बचे हैं। मैं खुद दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों को काशी आने का न्योता दे चुका हूं। आपकी तरफ से मैं ही बताता रहता हूं। आने वाले दिनों में हमें दुनिया के सामने पुरातन काशी का आधुनिक स्वरूप दुनिया की आंखों में प्रभावित करने वाला दृश्य खड़ा करना हम काशी वासियों की जिम्मेवारी है। काशी उनको प्रभावित भी करे, काशी उनको प्रेरित भी करे। यह ऐसा अवसर काशी को जाने नहीं देना चाहिए। हम निश्चित रूप से एक भव्य और सफल आयोजन करेंगे और मुझे एक सांसद के रूप में, आपके प्रतिनिधि के रूप में, विश्व भर से आए हुए मेहमानों को पवन पावड़े बिछा करके ऐसा स्वागत सम्मान करना, ऐसा गौरव करना है कि फिर एक बार दुनिया में काशी का डंका बजने लग जाए। अंत में फिर से आप सभी शिल्पकार साथियों को, सभी लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब 2 दिन के बाद 2018 की विदाई हो जाएगी। 2019 दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैं आप सबको नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं। काशी और यूपी के सभी स्वजनों को मेरी तरफ से मंगल कामनाएं। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम सभी देश के नवनिर्माण के लिए, अपनी काशी के नवनिर्माण के लिए, अपने उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के लिए दिन रात एक करते रहें, अपने परिश्रम में कहीं कोई कमी ना आने दें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हमेशा की तरह इस बार भी आप एक नई प्रेरणा का संचार कर कर विदा हो रहे हैं। दिव्य काशी को नई भव्यता देने के इतने सारे उपहार और मानवीय जीवन को सरल, सुविधा युक्त और समृद्ध करने का आशीर्वाद
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके वाराणसी आगमन का। आप इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सत्यदेव पचौरी, सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।